हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाभ की रसायन। ये बीएससी प्रथम वर्ष की 5th यूनिट है। इस यूनिट की हम मैक्सिमम 3 वीडियोस अपलोड करेंगे और इसमें हम ट्राई करेंगे कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको सारे के सारे हम कवर करें और ये प्रयास करेंगे कि आपको बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाया जाए और आपको पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, ये निश्चित ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो हम अपनी यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट में पहला टॉपिक है हमारा नाभिक के मूल कण। अब नाभिक आप जानते हो कि कोई भी परमाणु होता है उसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, किसके, हमारे नाभिक के चक्कर लगाते हैं। अब हम नाभिकीय रसायन पढ़ रहे हैं तो यहाँ केवल नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही हमारे नाभिक के मूल कण कहलाते हैं। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनको हम संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियन बोल देते हैं। अब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। प्रोटॉन के बारे में आपको पता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको इस तरीके से भी बता सकते हो कि जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, जिसको हम पॉजिटिव पे लिखते हैं ना। इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, बस उसमें किस में होता है, निगेटिव में होता है, और प्रोटॉन में किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। अब हम इनका द्रव्यमान देखते हैं। द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का, 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का थोड़ा सा वेट अधिक होता है, इसका कितना होता है, 1.674 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब जो प्रोटॉन होता है क्वार्क से मिलकर बना होता है। देखो क्वार्क क्या होते हैं, देखो पहले जब क्वार्क्स के बारे में नहीं पता था तो ये माना गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल कण है, फंडामेंटल मूल कण है, इनको किसी भी कण में तोड़ा नहीं जा सकता है। तो बाद में डिस्कवरी हुई हमारे क्वार्क्स की, तो ये बताया गया कि प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन भी कुछ कणों से मिलकर बना है। उन कणों को क्या नाम दिया गया, क्वार्क नाम दिया गया। क्वार्क हमारे जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, पर हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो 2 प्रकार के क्वार्क से मिलकर बना होता है। कौन कौन से क्वार्क से, एक अप क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क। जो हमारा प्रोटॉन है वो 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। इन 3 क्वार्क्स में 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। और जो न्यूट्रॉन है वो भी 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, इसमें एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होता है। अब ये जो क्वार्क्स हैं ये भी कैसे हैं, आपके चार्ज पार्टिकल हैं। जो अप क्वार्क है आपका, अप क्वार्क, इसमें चार्ज कितना होता है, इसमें चार्ज होता है 2/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर पॉजिटिव में। और जो डाउन क्वार्क है इसमें चार्ज कितना होता है, -1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, है ना। तो अब इससे आप बता सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा कितना होगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोटॉन में कितने, 2 अप क्वार्क हैं। 2 अप क्वार्क मतलब 2 × 2 अप क्वार्क का 2/3 से गुणा कर देंगे, और प्लस एक डाउन क्वार्क है। तो डाउन क्वार्क का कितना है चार्ज, -1/3, 1 × -1/3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 - 1/3 = 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि हमारे जो प्रोटॉन में है चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। अब हम न्यूट्रॉन के लिए देखते हैं। तो न्यूट्रॉन के लिए कैसे देखेंगे, जो हमारा न्यूट्रॉन है कैसे हो, एक अप क्वार्क है और एक 2 डाउन क्वार्क है। तो एक अप क्वार्क में कितना चार्ज होता है, 2/3, प्लस डाउन क्वार्क में कितना चार्ज होता है, -1/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका, 0। इस तरीके से आप बता सकते हो कि प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वो 0 है। अब न्यूक्लियंस हमने देख लिया क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियंस बोलेंगे इनको। अब न्यूक्लियंस की कुछ विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं में आप बता सकते हो कि जो न्यूक्लियंस का स्थान है वो कहाँ पे पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। दूसरा आप बता सकते हो कि जो न्यूक्लियंस होता है उसको एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा होती है जो उनको आपस में बांध के रखती है ना। जो नाभिक का जो साइज होता है वो बहुत कम होता है, उसमें एक एनर्जी होती है जो उनको बांध के रखती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और तीसरा आप ये बता सकते हैं कि नाभिकीय बल होता है। नाभिक में क्या होता है, नाभिकीय प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहलाता है। कौन से, आपके नाभिकीय बल। फिर इसके बाद हम देखेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियाइड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे जो न्यूक्लियाइड्स हैं उनको हम कैसे निरूपण करेंगे, उनका कैसे निरूपित करेंगे उन्हें, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। इसको हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या। इसको हम Z से दिखाते हैं। परमाणु संख्या होती क्या है, हमारा जो तत्व है या फिर नाभिक है उसमें प्रोटॉन्स की कितनी संख्या है वो हमारा क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। दूसरा है द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या को हम A से दिखाते हैं, मास नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। इसको A से दिखाते हैं। द्रव्यमान संख्या होती क्या है, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का योग होती है, समेशन होता है क्या, द्रव्यमान संख्या। इसको हम A से दिखाते हैं। अब हम किसी भी न्यूक्लियाइड्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, न्यूक्लियाइड्स आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या दिखाएगा, तो उसको लिखते कैसे हैं। तो ये आपका कोई न्यूक्लियाइड है, मान लीजिए X, यहाँ नीचे आपका क्या हो जाएगा,
Z और यहाँ A। ये आपका क्या है? एटॉमिक नंबर। ये क्या है आपका? मास नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो कार्बन के लिए? कार्बन में प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 6 ही होती है। तो आप ए इसमें जो मास नंबर होता है वो कितना होता है? 12। तो आप इस न्यूक्लियाइड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? C12 C612 ऐसे, है ना? तो ये आपका न्यूक्लियाइड्स का रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 टर्म्स अपन देखते हैं। एक तो होता है आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब हम इनके बारे में देखते हैं। अब हम ये 3 टर्म्स देखेंगे, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक को आइसोटोप भी बोलते हैं। समस्थानिक होते क्या है? जैसे नाम से दिख रहा है समस्थानिक, मतलब एक ही स्थान पे रखे हुए तत्व। अब एक ही स्थान पे कहाँ पे हम बात कर रहे हैं? पीरियोडिक टेबल में। जो पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पे कौन से रखे जाएंगे? जिनका परमाणु क्रमांक सेम हो, है ना? तो समस्थानिक वे पदार्थ या फिर वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है, Z सेम। और द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, वो क्या होता है आपका? डिफरेंट होता है, A भिन्न होता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? समस्थानिक। समस्थानिक ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान व परमाणु भार अलग अलग हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। 3 एग्जांपल हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, बड़ा ही फेमस रहता है ये। इसके 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। एक तो होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटीरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम या फिर ट्रिटियम बोल देते हैं। ये हमारे ड्यूटीरियम है, इसको हम D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ट्रिटियम को T से। तो ये 3 एग्जांपल हम देख लेते हैं समस्थानिक के। देखो, समस्थानिक जिसका परमाणु क्रमांक सेम, परमाणु भार अलग अलग। इसका हम एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया हमने। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पहला प्रोटियम है, दूसरा ड्यूटीरियम है और तीसरा ट्रिटियम है। अब हम देखते हैं समभारिक। समभारिक जैसा आइसोबार, जिनका भार क्या हो? समान हो, जिनका मास नंबर क्या हो? समान हो। मतलब यहाँ पे Z जो है वो क्या होगा? अलग अलग होगा, अलग अलग। और जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होगी? समान होगी। तो ये क्या कहलाएगा आपका? समभारिक। इसका एग्जांपल हम लेते हैं। इसके एग्जांपल में अपन लिख सकते हैं आर्गन का। इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है और द्रव्यमान संख्या 40 होती है। दूसरा पोटेशियम, परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु भार 40। तीसरा है कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है 20 और द्रव्यमान 40 होता है। तो ये हमारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे? समभारिक के, जो इनमें परमाणु भार दिख रहा है सभी का क्या दिख रहा है? 40 दिख रहा है और परमाणु क्रमांक सभी का अलग अलग है। अब हम देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन। ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ पे क्या होती है? न्यूट्रॉन समान होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। 13C6 और 14N7। इन पे जब आप न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो इस पे देखो 6 प्रोटॉन है, तो यहाँ से आप 13 से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 7 इसमें। अब इसमें 7 प्रोटॉन है और द्रव्यमान संख्या 14 है। जब आप 14 से 7 घटाओगे तो कितना आएगा? 7। न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में क्या है? बराबर है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक। अब हम पढ़ेंगे नाभिकीय स्थायित्व, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। जो नाभिक है उसके स्थायित्व को बताने के लिए 4 थ्योरी दी गई। पहली थ्योरी दी गई आपकी N/P रेशियो, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो के बारे में बताया गया। दूसरी थ्योरी दी गई थी मीजॉन थ्योरी। तीसरी थ्योरी है ऑड इवन थ्योरी और चौथी है मैजिक नंबर। ये 4 थ्योरी दी गई। इन थ्योरी में बताया गया कि आपका नाभिक कैसे स्थायी होगा या फिर कैसे कौन से नाभिक आपके स्थायी होंगे। तो पहली थ्योरी जो है N/P रेशियो, ये जो ये N है ये किसको बताता है? न्यूट्रॉन को बताता है, और ये जो P है वो प्रोटॉन को बताता है। इस थ्योरी में क्या बताया गया कि ऐसे तत्व, हल्के तत्व, जिनका इसमें 2 तरीके के तत्व माने गए कि एक तत्व हल्का तत्व होगा और दूसरा भारी तत्व होगा। अब हल्के तत्व किनको कहा गया? जिनका परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 20 के बराबर या फिर इससे कम होता है। तो ये आपके कैसे तत्व कहलाए? हल्के तत्व। और भारी हल्के तत्व के लिए बताया गया कि जो आपका N/P रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? लगभग 1 के बराबर होना चाहिए। और भारी तत्व के लिए क्या बताया गया? भारी तत्व के लिए बताया गया कि आपका Z, भारी तत्व क्या होते हैं? जिनका 20 से अधिक हो परमाणु क्रमांक, है ना? तो इनके लिए N/P रेशियो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए लगभग 1.52 के, है ना? इतना अप्रॉक्स होना चाहिए आपके भारी तत्व। मतलब N/P रेशियो इस थ्योरी में क्या बताया गया? N/P सिद्धांत में इसमें ये बताया गया कि जो आपके हल्के तत्व होते हैं, हल्के तत्व मतलब जिनका परमाणु क्रमांक 20 से कम होता है, यदि उनका N/P रेशियो 1 है या फिर 1 के लगभग बराबर है
तो आपका ये जो नाभिक है वो स्थायी होगा। दूसरा, भारी तत्वों के लिए बताया गया जिनका परमाणु क्रमांक 20 से अधिक होता है, उनमें जो N/P रेशियो है वो लगभग कितना होना चाहिए, 1.52 के, तभी आपका नाभिक क्या होगा, स्थायी होगा। अब इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक सिद्धांत, एक और टर्म बताई गई, स्थायी बैंड या फिर स्थायित्व बेल्ट, स्टेबिलिटी बेल्ट जिसको बोलते हैं, स्टेबिलिटी बेल्ट या फिर स्थायित्व बैंड या फिर स्थायित्व बेल्ट। अब ये स्थायित्व बेल्ट क्या कहलाता है, इसमें कुछ नहीं, एक ग्राफ प्लॉट किया गया था, किसके किसके बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में। यहां पे आपका न्यूट्रॉन लिया गया, यहां पे प्रोटॉन लिया गया। अब एक बैंड बनाया है ना, ये मान लेते हैं ये आपकी एक लाइन है जिसका एंगल कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसका स्लोप कितना होगा, इस लाइन का 1 होगा स्लोप, है ना, स्लोप कितना होगा 1। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग एक बेल्ट बनाया गया, इस बेल्ट पे ऐसा कुछ बेल्ट था, ये है ना, ये ऐसा कुछ बेल्ट है। तो ये जो स्टार्ट हुआ यहां से 0 है, ये बढ़ते हुए क्रम में है, ये भी बढ़ते हुए क्रम में है। तो जब तक एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक है वो Z लेस देन 20 या फिर इक्वल है यहां तक, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बराबर 20 कर लीजिएगा। ये जो स्लोप है यहाँ पे N/P रेशियो कितना है, 1 है, तो ये यहाँ पे N/P रेशियो 1 है, इसका स्लोप जो है क्या है, 1 है, और इसका स्लोप क्या है 1.52। यहाँ पे ये बताया गया कि जो भी आपके नाभिक हैं, न्यूक्लियाई हैं, यदि वो इस बेल्ट पे लाई करते हैं या फिर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या होंगे, स्थायी होंगे। और इधर यदि कोई आपका नाभिक इधर एग्जिस्ट करता है, इधर पे एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या होंगे, अस्थायी होंगे। ये क्या कहलाएंगे आपके, स्थायी। और इधर पे यदि कोई नाभिक है तो वो क्या कहलाएगा आपका, अस्थायी, है ना। तो ये N/P रेशियो के बारे में था। इसमें हल्के नाभिकों के लिए N/P रेशियो 1 होना चाहिए, भारी नाभिकों के लिए 1.52 होना चाहिए। इसी में स्टेबिलिटी बेल्ट समझाया गया, ये बताया गया कि जो नाभिक इस स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आएंगे वो स्थायी होंगे और बाहर वाले क्या होंगे, अस्थायी होंगे। अब हम देखते हैं मीजॉन थ्योरी। अब हम देखेंगे मीजॉन थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया गया कि हमारे जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं वो क्या होते हैं, आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। परिवर्तित होते रहते हैं मतलब आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटॉन में बदल जाता है, और जो प्रोटॉन होता है वो किस में बदल जाता है, न्यूट्रॉन में बदल जाता है। क्योंकि देखो प्रोटॉन कैसे हैं, चार्ज पार्टिकल हैं, और सारे प्रोटॉन कहाँ पे मिलते हैं, नाभिक पे ही मिलते हैं। अब दोनों का चार्ज जो है सेम है तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, उसी को स्टेबल करने के लिए क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता रहता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता रहता है। अब ये आपस में बदलना होता किसकी वजह से है, उसके लिए बताया गया कि ये जो न्यूट्रॉन है वो मीजॉन्स के वजह से बदलते हैं। मीजॉन एक तरीके के कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, जो कि इनको कन्वर्ट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं ना। तो मीजॉन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम केवल 2 तरीके के मीजॉन्स पढ़ेंगे, एक तो प्लस वाले पाई मीजॉन्स, एक माइनस पाई मीजॉन, है ना। तो जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे जो मास होता है 1 होता है, यहाँ पे 0 है ना। इस पे यदि पाई मीजॉन आता है, यदि पाई मीजॉन इसके साथ जुड़े तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि आपके प्रोटॉन के साथ पाई मीजॉन माइनस वाला जुड़े तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये मीजॉन थ्योरी में बताया गया। इस थ्योरी में केवल इतना बताया गया कि आपका जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में परिवर्तित होता रहता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता रहता है। और ये किसकी वजह से होते हैं, पाई मीजॉन्स की वजह से होते हैं। प्लस वाला पाई मीजॉन किसमें, प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है, माइनस वाला पाई मीजॉन किसमें, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है। अब इसके बाद तीसरी थ्योरी थी हमारी ऑड इवन की थ्योरी। हमारी तीसरी थ्योरी है इवन ऑड थ्योरी, सम विषम थ्योरी। इसमें क्या बोला गया कि यदि हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सम संख्याओं में है ना, जो इवन है, यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या अलग अलग इवन है तो हमारे जो नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई, जो स्थिर नाभिकों की संख्या है वो सबसे अधिक होती है। कितनी होती है, 165 होती है। यदि हमारा न्यूट्रॉन जो है इवन है, सम में है, और यदि प्रोटॉन ऑड में है तो स्थायी नाभिकों की संख्या कितनी है, 55 है। और यदि न्यूट्रॉन ऑड है, प्रोटॉन इवन है तो स्थायी नाभिकों की संख्या 50 है। और यदि 50 और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, ऑड होते हैं, विषम संख्या में होते हैं, तो हमारे स्थायी नाभिकों की संख्या एकदम से घट के किस पे आ जाती है, 5 पे। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या क्या मतलब निकला कि यदि हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही सम संख्या में हैं, इवन संख्या में हैं, तो स्थायी नाभिकों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी।
अब चौथी थ्योरी है हमारी कौन सी, मैजिक नंबर की। अब हम मैजिक नंबर में क्या पढ़ते हैं कि कुछ नंबर दिए गए जैसे 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। इस सिद्धांत में, इस थ्योरी में यह बताया गया कि यदि हमारे नाभिक में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या इन संख्या के जितनी है, इन संख्याओं के बराबर है, तो हमारा जो नाभिक है वो क्या होगा, स्थायी होगा। तो इस सिद्धांत में बस इतना ही बताया गया कि यदि या तो प्रोटॉन इस संख्या के बराबर हो, या फिर न्यूट्रॉन इस संख्या के बराबर हो, या फिर दोनों ही, या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही इन संख्याओं के यदि बराबर है, तो हमारा जो नाभिक है वो क्या होगा, स्थायी होगा। तो दोस्तों, यदि हमारा कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और जो आपको समझ में नहीं आए, जैसा भी आपको आपका फीडबैक हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।